अस्सलाम वालेकुम क्लास, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम अपने फिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम अपनी जीआईटी की मोटिलिटी देखते हैं कि कौन कौन सी मूवमेंट जीआईटी ट्रैक में होती हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने देखना है मास्टिकेशन क्या है, डिग्लूटेशन क्या है और उसकी स्टेजेस क्या हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर है। मेन हेडिंग यही है। तो मास्टिकेशन क्या होती है? मास्टिकेशन और चूइंग इज द फर्स्ट मैकेनिकल प्रोसेस इन द जीआईटी by which the food substances are torn or cut into small particles and crushed or ground into a soft bullous। तो आप मास्टिकेशन क्या है? चबाने का वो तरीका जब आप खुराक मुंह में डालते हैं और खाने वो हम जो भी खुराक का या खाने का जो भी लुकमा मुंह में डालें उसको दांतों के ज़रिए चबाना एक मैकेनिकल प्रोसेस है। अब वो चबाने का पीछे मकसद क्या है कि खाने के जो हमने एक लुकमा बनाया है उसको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना और इसको में सलाइवा को मिक्स करना, और इस मिक्सिंग के दौरान आपका जो फूड का कंटेंट है वो सॉफ्ट हो जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को मास्टिकेशन बोलते हैं। ठीक है। अब मास्टिकेशन की अहमियत क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ मास्टिकेशन। सबसे पहले एक इसका ये पॉइंट है कि ये आपके जो भी फूड स्टफ है, जो भी आपने खुराक खाई है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ग्राइंड कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। फिर इसके साथ क्या होता है? दूसरे नंबर पे इसकी अहमियत ये है कि जब ये हम ग्राइंड कर रहे होते हैं टीथ के ज़रिए, साथ साथ सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है वो भी साथ साथ मिक्स हो रहा है फूड के अंदर, तो उसकी वजह से जो फूड है वो सॉफ्ट हो जाती है। लुब्रिकेशन एंड वॉशिंग ऑफ ड्राई फूड बाय सलाइवा सो दैट बोलस कैन बी इजीली स्वेलोड। और कोई चीज़ आपने ड्राइड आइटम है जैसे बादाम हो गए या कोई भी इस तरह की जो मेवा जात हैं वो आप ड्राई फूड के तौर पे लेते हैं, तो उसको जब आप च्यू करते हैं टीथ के ज़रिए उसको ग्राइंड करते हैं तो वो जो ड्राई फूड है उसको सलाइवा के साथ मिक्सअप करके उसको लुब्रिकेट किया जाता है। इस तरह वो मॉइस्ट हो जाता है और इजीली आपके एसोफेगस से गुजर सकता है। एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट ऑफ द फूड, और आपकी जो इसी मास्टिकेशन के प्रोसेस के तक ही आपका जो फूड का टेस्ट है वो वहीं तक रहता है कि आपने बिरयानी खाई है या कौरमा खाया है या स्वीट डिश कोई ले रहे हैं, तो ये सारा आपका मास्टिकेशन के प्रोसेस तक ही महदूद है। ठीक है। अब मास्टिकेशन मतलब चबाने के दौरान कौन कौन से मसल काम करते हैं? तो इसके 4 मसल्स हैं: मैसेटर, टेम्पोरल मसल, टेरिगॉइड मसल्स और बक्सिनेटर्स। ठीक है। 4 मसल्स हैं: मैसेटर, टेम्पोरल्स, टेरिगॉइड मसल्स और बक्सिनेटर्स। अब ये देखें, ये टेम्पोरलस मसल है, ठीक, ये टेरिगॉइड मसल है, ये वाले दो, ठीक है। ये मैसेटर मसल है, ये देखें ये वाला, और ये बक्सिनेटर है, ये अंदर वाला। ये जो क्रॉस लाइन है ये बक्सिनेटर है। ये आपका जो ये वाला पार्ट है ये क्या है? टेरिगॉइड, ये टेम्पोरलस मसल, ये मैसेटर। ये सारे क्या करते हैं? आपके चूइंग के प्रोसेस के दौरान जब आप चबाते हैं उसमें ये सारे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस से मास्टिकेशन के प्रोसेस को हेल्प कर रहे होते हैं। अब मास्टिकेशन के प्रोसेस में कौन कौन सी मूवमेंट हो रही हैं? 3 मूवमेंट्स हो रही होती हैं। सबसे पहले हम माउथ ओपन करते हैं, फिर क्लोज करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि जा के ऊपर जो आपका TMJ जॉइंट है उसके ऊपर टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट जो है आपका उसके ऊपर रोटेशन की मूवमेंट हो रही होती है, रोटेशनल मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे क्या है कि
आपके जा की प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन हो रही होती है। प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन का आपको काइनेजोलॉजी में पता चला, ये मूवमेंट्स आपने पढ़ी होंगी। प्रोट्रैक्शन क्या है और रिट्रैक्शन क्या है। तो आपके मास्टिकेशन के प्रोसेस के दौरान आपने जब भी खाना मुंह के अंदर डालना है तो सबसे पहले माउथ ओपनिंग होगी, फिर माउथ को क्लोज करेंगे। जब क्लोज करेंगे तो फूड पार्टिकल आपके टंग के ऊपर होंगे, और जब वो च्यू का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपकी जा के ऊपर रोटेशनल मूवमेंट हो रही होती है, और साथ साथ जा की प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन हो रही होती है। अब जो आपका मास्टिकेशन का प्रोसेस है वो किस तरह कंट्रोल हो रहा है, इसको हम देखते हैं। कंट्रोल ऑफ मास्टिकेशन, एक्शन ऑफ मास्टिकेशन इज मोस्टली अ रिफ्लेक्स प्रोसेस. It is carried out voluntarily also. The center of mastication is situated in medulla and cerebral cortex. जो आपका ब्रेन में अगर बात करें तो कंट्रोल सेंटर मास्टिकेशन का मेडुला है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। और ये सारा जो मास्टिकेशन है ये आपको जो क्रेनियल नर्व है आपकी ट्राइजेमिनल, उसकी जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है आपकी ट्राइजेमिनल की जो मैंडिबुलर ब्रांच होती है उसके थ्रू नर्व सप्लाई आती है आपके इन सारे बक्सीनेटर्स को, टेरिगॉइड को, टेम्पोरलिस मसल्स को। तो फिर ये जो कंट्रोल है वहाँ से होता है आपके मसलो मास्टिकेशन का। अच्छा, अब बात करते हैं डीग्लूटेशन की। इसको स्वेलविंग का प्रोसेस भी बोलते हैं, निगलना जिसको बोलेंगे। च्यूइंग था चबाना, डीग्लूटेशन था आपका वो खुराक का अमल जिसके दौरान आप फूड के बोलस को अपने स्टमक तक मूव करेंगे। तो आसान अल्फाज में मैंने आपको बता दिया, जब आप खाना खाते हैं और जब वो स्टमक तक जाता है तो किस प्रोसेस के थ्रू जाता है, स्वेलविंग के थ्रू, और उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डीग्लूटेशन बोलते हैं। डीग्लूटेशन और स्वेलविंग इज द प्रोसेस बाय विच फूड मूव फ्रॉम माउथ इनटू स्टमक। ठीक है, अब इसके 3 स्टेजेस होते हैं। ये स्टेजेस हमने अपने रिफ्लेक्सेस के लेक्चर में मैंने आपको बताई थी कि इसके कुछ स्टेजेस होती हैं डीग्लूटेशन की। तो कौन कौन सी स्टेज है? सबसे पहली स्टेज है ओरल स्टेज, दूसरी स्टेज है फेरेंजियल स्टेज और तीसरी स्टेज है एसोफेगल स्टेज। जो ओरल स्टेज है इसमें क्या होता है कि आप जो भी खुराक लेते हैं वो आपके मुंह से फेरिंग्स तक मूव करती है। जो फेरेंजियल स्टेज है उसमें फेरिंग से एसोफेगस तक मूव करती है, और जो एसोफेगल स्टेज है उसमें आपके जो फूड है वो एसोफेगस से स्टमक तक मूव करती है। 3 स्टेजेस हैं, ओरल, फेरेंजियल और एसोफेगियल। ओरल में मुंह से शुरू होकर फेरिंग्स तक, फेरेंजियल में फेरिंग से शुरू होकर एसोफेगस तक, और जो एसोफेगियल है स्टेज उसमें एसोफेगस से शुरू होकर स्टमक तक फूड पार्टिकल मूव करते हैं, फूड का बोलस। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो है ओरल स्टेज। उसमें क्या होता है कि आपका जो स्वेलिंग का प्रोसेस है वो वॉलेंटरी होता है। आप इस प्रोसेस और इस स्टेज के दौरान अपने फूड पार्टिकल को आउट ऑफ द माउथ भी कर सकते हैं। वॉलेंटरी आप अपनी स्वेलिंग के प्रोसेस को रोक भी सकते हैं और उसको फर्दर प्रोसेस भी कर सकते हैं। अब इस स्टेज में क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि जो खाना है वो आपके फेरिंग्स तक मूव करेगा। अब किस तरह वो मूव करेगा तो उसकी आगे फर्दर स्टेजेस हैं, जिसमें आपके सबसे पहले हम स्टेज पढ़ते हैं कौन से इवेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले बोलस क्या होता है कि आपकी जो जुबान है उसके पिछले वाले हिस्से में भेज दिया जाता है। जैसे आप खुराक लेते हैं वो फ्रंट पार्ट पे तो नहीं रहता, आप उसको मोलर, जहाँ पे आपके मोलर्स और प्री मोलर्स हैं, टीथ के पास जो टीथ्स होते हैं पीछे मोलर्स और प्री मोलर्स, उसके उस तक मूव करते हैं ताकि ग्राइंडिंग हो सके। तो वो वाला पार्ट उसमें क्या आती है, हमारे टंग का पोस्टीरियर पार्ट आ जाता है। तो जब बोलस उस तरफ मूव करता है, अब खुराक खाना जो भी आपने लुकमा लिया है वो आपके जुबान के पिछले हिस्से तक जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ये प्रिपरेटरी फेज है, प्रिपरेटरी पोजीशन है आपके ओरल स्टेज की। जब यहाँ से खाना फेरिंग्स में जाएगा तो वो प्रोसेस स्टार्ट कब होगा, जब आपका जो भी खुराक आपने लिया वो टंग के पिछले हिस्से में चला जाए। तो अब क्या होगा कि
इस जैसे वो पिछले हिस्से में जाएगा तो जो जुबान का इंटीरियर पार्ट है, जो शुरू वाला हिस्सा है, वो क्या करेगा, वो खुराक को मजीद पीछे की तरफ धकेलेगा और डिप्रेस हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी टंग है वो क्या होगी, आपके वो रिट्रैक्ट हो जाएगी और डिप्रेस हो जाएगी। तो इस तरह जो पोस्टीरियर पार्ट है वो क्या करेगा, वो एलिवेट हो जाएगा और रिट्रैक्ट करेगा अगेंस्ट दी हार्ड पैलेट। ठीक है, तो इस तरह आपकी जो फूड है वो फेरेंक्स की तरफ मूव कर जाती है। जब जब टंग रिट्रैक्ट करेगी, वो जो भी बोलस है उसको फर्दर फेरेंक्स की तरफ मूव करती जाएगी। ठीक है, अब फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टंग अगेंस्ट द पैलेट प्रोड्यूस ए पॉजिटिव प्रेशर इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी, दिस आल्सो पुश द फूड इनटू फेरिंग्स। अब जैसे ये जो टंग रिट्रैक्ट और डिप्रेस हो रही थी, एलिवेट हो रही थी, इस सारे प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि एक फूड के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से फूड खुद ब खुद फेरिंग्स की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है, ये देखें, ये फूड का बोलस है, ये आपकी टंग है, ये टंग का कौन सा पार्ट है, पोस्टीरियर डोर्सल पार्ट। ठीक है, ये यहाँ से डिप्रेस हो गई और रिट्रैक्ट हुई और आगे से क्या हुआ, आगे से भी रिट्रैक्ट हुई। ठीक है, अब जैसे ही ये मूव करेगी तो आगे से ओपनिंग से ये एसोफेगस में चली जाएगी, फेरिंग्स से होती हुई एसोफेगस में चली जाएगी। तो जो ये ए वाला है पार्ट है, ये प्रिपरेटरी फेज है। जो बी वाला पार्ट है ये आपका ओरल स्टेज है, सॉरी, ये बी वाला जो पार्ट है ये ओरल स्टेज है। इस ड्यूरेशन में क्या होगा कि आपकी जो फूड है वो एसोफेगस की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, अब सेकंड स्टेज की बात करें, जो फेरेंजियल स्टेज है, उसमें क्या होता है कि फेरेंजियल स्टेज इज एन इनवॉलेंटरी स्टेज इन दिस। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेज थी उसमें क्या था, ओरल स्टेज, वो वॉलेंट्री थी, हम उसको कंट्रोल कर सकते थे, हम मुंह से बाहर भी फूड को निकाल सकते थे, पर यहाँ पे ये सारा प्रोसेस इनवॉलेंट्री हो जाता है। कैसे, क्योंकि बोलस यहाँ से एसोफेगस की तरफ मूव हो जाती है। ठीक है, ये फेरेंक्स इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब फेरेंक्स वो कॉमन पार्ट है जहाँ पे आपकी फूड और एयर दोनों मूव होती हैं। अगर एयर जाना है तो वो वहाँ से ट्रेकिया की तरफ मूव कर जाएगी, अगर फूड ने फर्दर प्रोसेस होना है तो फेरेंक्स से वो आगे एसोफेगस में मूव कर जाएगी। ठीक है, जो फेरिंग्स है वो फर्दर आगे लेरिंग्स और एसोफेगस में डिवाइडेड होता है। लेरिंग्स लाइज एंटीरियरली, जो आपकी खुराक की, जो आपकी फूड की जो आपकी रेस्पिरेशन की जो ट्रैक है वो इंटीरियरली है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि रेस्पिरेटरी पैसेज शुरू हो जाता है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और उसके बिहाइंड जो आपका लेरिंग्स है उसके बिहाइंड क्या है, एसोफेगस। एसोफेगस के बाद क्या होगा, आपका पूरा जीआईटी ट्रैक शुरू हो जाएगा। अब फेरिंग्स के साथ साथ कौन से स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होते हैं, जैसे ही आप खुराक को अपनी जुबान के पिछले हिस्से से फेरिंग्स की तरफ मूव करते हैं तो इसमें चांसेस होते हैं कि आपकी खुराक जो है वो वापस मुंह में आ जाए, या आपके नाक के रास्ते से ऊपर की तरफ चली जाए, या आपके लेरिंग्स में चली जाए, जिसकी वजह से कफिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, या वो एसोफेगस की तरफ नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू डाउनवर्ड मूव कर जाए। तो अब ये मूव ऐसे क्यों होता है कि खुराक जो है वो माउथ के थ्रू वापस भी आ सकती है, नाक की तरफ भी जा सकती है, सांस की नाली की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि जो फेरिंग्स है इसकी एसोसिएशन है इन सब ओपनिंग के साथ। However, due to various coordinated movement, bolus is made to enter only the esophagus. अब बहुत ज़्यादा जो इन सब की मस्कुलर मूवमेंट है उनकी वजह से बोलस को मेक श्योर किया जाता है कि वो एसोफेगस की तरफ मूव करे। एंट्रेंस ऑफ बोलस थ्रू अदर पार्ट इज प्रिवेंटेड एज फॉलोज। अब दूसरे पार्ट्स में जो है हमारे माउथ की तरफ, वो किस तरह उसको हम प्रिवेंट करते हैं, बैक इनटू माउथ,
Return of bolus back into mouth is prevented by position of tongue against the soft palate roof of. अब क्या होता है कि जैसे ही जो ये सेकेंड स्टेज फेरेंजियल स्टेज स्टार्ट होती है, तो इस ड्यूरेशन में जो आपकी टंग है वो आपके सॉफ्ट पैलेट को, जो आपका बिहाइंड पार्ट है, एक होता है हार्ड पैलेट, एक होता है सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट आपका जो पोस्टीरियर पार्ट है पैलेट का, उसको बोलते हैं। अब इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो आपकी जो टंग है वो सॉफ्ट पैलेट को पोस्टीरियरली टच करती है। हाई इंट्राओरल प्रेशर ड्वेल द मूवमेंट ऑफ टंग। अब टंग की इस मूवमेंट की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, जो कि आपकी जो फूड है उसको माउथ में वापस आने नहीं देता। अब इसके अलावा क्या है, दूसरे नंबर पे अपवर्ड इनटू नेसोफेरेंक्स। Movement of bolus into nasopharynx from the pharynx is prevented by elevation of soft palate। पहले क्या हो रहा था कि आपकी जो टंग है वो क्या करती थी कि उसकी रूफ को टच करती थी आपके सॉफ्ट पैलेट की, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि इंट्रा ऑरल प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, आपकी खुराक वापस मुंह में नहीं आती थी। अब क्या है कि जब ये सारा टंग एलिवेशन कर रही है, तो इस ड्यूरेशन में क्या है कि आपकी जो सॉफ्ट पैलेट है उसकी भी एलिवेशन होती है। एलिवेशन के प्रोसेस के साथ ही जो आपका एल्वा है, जो कि आपके एल्वा को तो आपको पता होगा, आपके जो फेरिंग्स है उसके अंदर एक मस्कुलर हैंगिंग टाइप एक स्ट्रक्चर होता है, उसको एल्वा बोलते हैं। तो वो भी एक्सटेंड कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका खुराक है वो नाक की तरफ नहीं जाती। अच्छा, अब अगर आपकी जो आपने खाना खाया उसके ये भी चांस है कि वो आपके खाने की नाली की बजाय आपके सांस की नाली के अंदर चली जाए, तो उसको बचाने के लिए क्या होता है कि वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, एपिग्लोटिस कवरिंग आ जाती है उस पर। उसके अलावा आपका जो लेरिंग्स का पार्ट है वो क्या करता है, वो फॉरवर्ड और अपवर्ड मूव करता है, मजीद आगे की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो खुराक है वो जो बोलस है वो जो आपकी खुराकी नाली है उसके अंदर ही जाता है। बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ एपिग्लोटिस टू सील द ओपनिंग ऑफ द लेरिंग्स, तो आपकी ग्लोटिस की ओपनिंग को भी एपिग्लोटिस बंद कर देगा। खुराकी जो लेरिंग्स है वो भी आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ताकि खुराक की जो नाली है उसके अंदर से ही फूड पास कर सके। अच्छा, अगर इसके बाद भी अगर अक्सर लोग खाना खाते दौरान बात करते हैं, तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो आपकी एपिग्लोटिस है वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाता, तो जो फूड पार्टिकल है वो उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको डिग्लूटेशन एपनिया हो सकता है। ठीक है, अब डिग्लूटेशन एपनिया क्या है कि इस ड्यूरेशन में आपकी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है। अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड डिग्लूटेशन एपनिया। डिग्लूटेशन एपनिया और स्वेलिंग एपनिया इज द अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग फेरेंजियल स्टेज ऑफ डिग्लूटेशन। अगर स्वेलिंग का प्रोसेस हो रहा है उस ड्यूरेशन में कोई डिस्टर्बेंस की वजह से आपका जो फेरेंजियल स्टेज है उसके अंदर सांस लेने में दिक्कत आ जाए, अक्सर लोगों को उठना स्टार्ट हो जाता है, तो वो इस डिग्लूटेशन एपनिया की वजह से होता है। अब किस तरह आपके जो भी खाना खाया आपने वैसो के फेगस की तरफ मूव करेगा। जब तीनों पाथवे क्लोज हो जाएंगे, जो नेसोफेरेंस है और दोबारा मुंह की तरफ आने खुराक का, और जो सांस की नाली की तरफ जाने का जो प्रोसेस है, और इन तीनों को हम सक्सेसफुली कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद हमारी जो खुराक है वो डायरेक्टली एसोफेगस की तरफ मूव करती है। तो इस ड्यूरेशन में क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ लेरिंग्स स्ट्रेच दी ओपनिंग ऑफ दी एसोफेगस। जैसे लेरिंग्स अपवर्ड मूव करेगा आपका एसोफेगस स्ट्रेच हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही स्ट्रेच हुआ उसके बाद वो 3 से 4 सेंटीमीटर के लिए रिलैक्स हो जाएगा। इस तरह स्ट्रेचिंग और रिलैक्सिंग का जो फिनोमेना है उसकी वजह से जो बोलस है वो जो फ्रेंजियो
एसोफेगल स्फिंक्टर को क्रॉस करता हुआ आपके एसोफेगस के अंदर चला जाता है। अब इसी at the same time peristaltic contraction start in the pharynx due to contraction of pharyngeal। अब जैसे ही pharyngeal muscles relaxation contraction का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो peristaltic contraction शुरू हो जाती है। elevation of larynx also lift the glottis away from the food passage। तो जैसे लेरेंक्स हमने पढ़ा कि ये एलिवेट हो जाएगा, अल्टीरियर मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो खुराक है वो डायरेक्ट आपके फेरिंक्स एसोफेगस की तरफ जाएगी, ग्लूटस की तरफ मूव नहीं करेगी। All the factors mentioned above act together so that food move easily into the esophagus. The whole process take 1 to 2 seconds and this process is purely involuntary। ये 1 से 2 सेकंड के लिए होता है और इस ड्यूरेशन के हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, हमने अब तक 2 स्टेजेस पढ़ी। सबसे पहले माउथ की स्टेज है, ओरल स्टेज, उसके बाद हमने एसोफेगस की तरफ खुराक भेजना है। तीसरी स्टेज है, इसमें हमने एसोफेगस से स्टमक की तरफ। जो ये वाला प्रोसेस ये टोटली इनवॉलेंटरी है। इस ड्यूरेशन में एसोफेगस से स्टमक की तरफ फूड मूव करती है। एसोफेगस फॉर्म द पैसेज फॉर द मूवमेंट ऑफ बोलस फ्रॉम फेरिंक्स टू स्टमक। ठीक है, अब ये सारा प्रोसेस एसोफेगस के थ्रू हो रहा है। कैसे हो रहा है कि उसने जो पेरिस्टाल्टिक वेव्स की कॉन्ट्रैक्शन की वो स्टार्ट कर देनी है, जिसकी वजह से क्या होता है पेरिस्टाल्सिस का जो फिनोमेना है वो स्टार्ट होगा और आपकी जो फूड है वो स्टमक की तरफ मूव कर जाएगी। पेरिस्टाल्सिस मीन वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय वेव ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर ऑफ जीआईटी। अब आपकी जब ये मूवमेंट होगी, जो भी मसल्स हैं आपके जो हमने पढ़े थे, जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडल मसल थे, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे और जिसकी वजह से आपकी जो फूड है वो जीआईटी ट्रैक में मूव करेगी। और ये फिनोमेना स्टार्ट कब होता है? जैसे ही आपका जो फूड है बोलस है वो एसोफेगस की तरफ मूव करेगा तो फौरन जो एसोफेगस है वो स्ट्रेच होगा, साथ ही उसने रिलैक्सेशन कर देनी। स्ट्रेचिंग रिलैक्सेशन, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है। तो 2 तरह की ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस है इसको पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये 2 तरह की होती हैं, एक प्राइमरी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरी सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। जो प्राइमरी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन है ये वैसे ही शुरू होते हैं जैसे ही आपका फूड है जो बोलस है वो एसोफेगस की तरफ मूव करे। तो अगर प्राइमरी फेल हो जाए स्टार्ट होने से तो उसके बाद आपकी सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो जो प्राइमरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है आफ्टर रीजन द पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन पास डाउन थ्रू द रेस्ट ऑफ द एसोफेगस प्रोपेलिंग द बोलस टुवर्ड द स्टमक। ये बात मैंने आपको बताई कि ये पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन एसोफेगस से स्टमक की तरफ मूव करेगी। ठीक है, खुराक को मूव करवाएगी। प्रेशर ड्रॉप ड्यूरिंग द प्राइमरी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन इज इम्पोर्टेंट टू प्रोपेल द बोलस। इनिशियली द प्रेशर बिकम नेगेटिव इन द अपर पार्ट ऑफ द एसोफेगस। क्या होगा कि जैसे ऊपर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है जो प्रेशर है वो नेगेटिव हो जाएगा, जैसे रिलैक्सेशन हो गई है प्रेशर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी फिर रिलैक्सेशन होगी। अब इस ड्यूरेशन में प्रेशर भी पॉजिटिव नेगेटिव होता जाएगा और ये पूरा फूड प्रोसेस को स्टमक तक पहुंचा देगा। अब इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो आपका जो पॉजिटिव प्रेशर है फूड के ऊपर वो 10 से 15 सेंटीमीटर ऑफ H2O। ये अगर माइन्यूट लेवल पे हम प्रेशर को मेजर करें तो हम mm ऑफ Hg की बजाय सेंटीमीटर ऑफ H2O का सिंबल यूज करते हैं। तो ये माइन्यूट लेवल पे अगर हम देखें तो प्रेशर जो जनरेट हुआ वो 10 से 15 सेंटीमीटर तक इंक्रीज करते हैं। अब सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो इफ द प्राइमरी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन आर अनएबल टू propel the bolus into stomach, the secondary peristaltic contraction appear and push the bolus into stomach। तो क्या होता है कि जैसे ही आपकी पेरिस्टाल्टिक जो प्राइमरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है जो एसोफेगस से स्टार्ट हो रही है, अगर वो अपना काम नहीं कर सकेगी, फूड को स्टमक तक नहीं पहुंचा सकेगी, तो क्या होता है कि फूड का जो पार्ट है
वो अब वही दरमियान में तो स्टक करने से रहा, तो सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है। और ये कैसे प्रोड्यूस होती है कि ये एसोफेगस की जो वॉल्स है उसका को डिस्टेंड कर देगी। डिस्टेंशन मतलब कि उसको रिलैक्स कर देगी। फिर रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस के दौरान पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होगा और फूड पार्टिकल स्टमक की तरफ मूव कर जाएगा। ये देखें, ये एसोफेगस की तरफ आया, जैसे ये इधर ये इंटीरियर में ट्रेकिया दिखाया हुआ है, ये ग्लोटिस एपिग्लोटिस है। जैसे ही यहाँ से मूव करेगी फेरेंक्स के जो फेरेंजियल सेकंड स्टेज के दौरान, तो ये जो एपिग्लोटिस है ये बंद हो जाएगा। ये देखें, ये जब बंद हुआ तो आपकी जो खुराक है वो क्या होगी, आराम से एसोफेगस के अंदर पहुंच जाएगी। जैसे ही एसोफेगस के अंदर पहुंचेगी तो क्या होगा कि यहाँ पे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस से ये एंड पे स्टमक की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है। अब जो डीग्लूटेशन रिफ्लेक्स है ये टोटली इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स है। इसका जो ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है ये होता कब है, जब आप फेरेंजियल और एसोफेगियल स्टेज में होते हैं। ठीक है। तो अगर कोई भी स्टिमुलस आया है, when the bolus enter the oropharyngeal region, the receptor present in this region are stimulated। तो इसके रिसेप्टर्स आपके फेरेंक्स में एसोफेगस में मौजूद होते हैं। जैसे खुराक वहाँ पे पहुँचती है तो वो स्ट्रेच हो जाते हैं, स्ट्रेच होंगे, स्टिमुलेट होंगे तो एफ्रंट नर्व फाइबर्स के थ्रू वो ओरोफैरिंजियल रिसेप्टर के पास वो सिग्नल जनरेट होगा। और वो जब वो जनरेट होगा तो आपकी जो ग्लोसोफरेंजियल नर्व्स है उसके थ्रू जाके आपके जो ब्रेन में मेडुला के अंदर जो डीग्लूटेशन सेंटर है उस तक अपनी सिग्नल को पहुंचाएगा। ठीक है। जैसे ही आपका एसोफेगस के अंदर कोई फूड पार्टिकल आया, उसने आपके मसल्स को स्ट्रेच किया तो वहाँ पे मौजूद जो रिसेप्टर्स होंगे फ्रंट फाइबर्स के, जिसको ओरोफैरिंजियल रिसेप्टर्स बोलेंगे, वो क्या होंगे, सिग्नल वो एक्टिवेट हो जाएंगे, सिग्नल जनरेट करेंगे। वो सिग्नल ग्लोसोफैरिंजियल नर्व्स के थ्रू आपके ब्रेन के अंदर डीग्लूटेशन सेंटर तक पहुंचेगा। ठीक है। अब डीग्लूटेशन सेंटर क्या है, जो फोर्थ वेंट्रिकल इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। अब वहाँ से क्या होगा कि जो ई फ्रंट फाइबर्स हैं वहाँ पे सारी प्रोसेसिंग होगी खाने के। अब स्वेलिंग करवानी है कि बाहर निकालना है क्या, तो जो स्वेलिंग करवानी है, अब जो वॉमिटिंग का प्रोसेस है वो हम अपनी कमिंग स्लाइड्स में पढ़ेंगे, कमिंग जो लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे। जो अब जैसे ये ब्रेन में सिग्नल गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा तक पहुंचा आपके ग्लोसोफैरिंजियल नर्व्स के थ्रू, तो वहाँ पे प्रोसेसिंग के बाद ई फ्रंट फाइबर्स से वो वापस आपके जो एसोफेगियल मसल्स हैं उन तक पैगाम किसके थ्रू आएगा, आपके ग्लोसोफैरिंजियल और वेगस नर्व्स के थ्रू। ठीक है। अब वो पैरासिम्पैथेटिक मोटर फाइबर्स भी हो सकती हैं जो कि आपके सॉफ्ट पैलेट को, आपके फेरिंग्स को, एसोफेगस को सप्लाई देंगी। तो जो ग्लोसोफैरिंजियल है वो आपकी फेरेंजियल स्टेज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और जो वेगस है वो एसोफेगियल जो स्टेज है उसके अंदर इम्पोर्टेंट है। ठीक है। रिस्पॉन्स की बात करें द रिफ्लेक्स काजेज। अब जैसे ये रिफ्लेक्स जनरेट होगा तो आपके जो सॉफ्ट पैलेट है अपवर्ड मूव करेगा तो वो आपकी जो नेजोफेरेंक्स था जिसके थ्रू खुराक बाहर नाक में आने का खतरा था वो उसको भी क्लोज कर देगा जैसे ये रिस्पॉन्स आएगा। साथ ही वो आपके लेरिंग्स को अपवर्ड और इंटीरियर मूव कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि खुराक रेस्पिरेटरी पाथवे में जाने की बजाय पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी से एसोफेगस से स्टमक की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्फेगिया की। डिस्फेगिया एक एबनॉर्मेलिटी है जिसके दौरान आपको खाने में मसला हो,
ये मसला किस वजह से हो सकता है? बहुत से फैक्टर हैं इसमें। क्या कोई बीमारी हो सकती है, जैसे कोई ट्यूमर आ गया, कोई स्ट्रक्चर हो गए, डायवर्टिकुलर हर्निया हो गया, जिसमें जो एसोफेगस की वॉल है उसकी आउट पाउचिंग हो जाती है। कोई इस तरह की बीमारी जो एसोफेगस को डिस्टर्ब करे, उस ड्यूरेशन में भी आपका खाना हलक से नहीं उतरता। डिक्रीज मूवमेंट ऑफ एसोफेगस ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज पार्किंसन। तो पार्किंसोनिज्म में क्या होता है कि आपकी न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी डिले हो जाती है कि तो आपकी जो ग्लोसोफरेंजियल नर्व्स हैं, आपके वेगस नर्व है, वो क्या करेगी, वो आपके एसोफेगस और फेरिंग्स को आके ईफ्रा नर्व फाइबर नहीं करेगी भी तो स्लो करेगी, इसलिए एसोफेगस की मूवमेंट स्लो हो जाती है। ठीक है। मस्कुलर डिसऑर्डर लीडिंग टू डिफिकल्टी इन स्वेलिंग ड्यूरिंग ओरल स्टेज और एसोफेगल स्टेज। अब कोई ऐसा मस्कुलर डिसऑर्डर भी हो सकता है जिसकी वजह से आपकी ओरल और एसोफेगल स्टेज में मसला हो सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि हमारा स्वेलिंग क्या है, डिग्लूटेशन क्या है, मास्टिकेशन क्या है। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर हमने डिग्लूटेशन की स्टेजेस भी पढ़ी। सबसे पहले मास्टिकेशन पढ़ा। मास्टिकेशन क्या था? खुराक का चबाना। चबाने का पीछे मकसद क्या है कि आपकी खुराक को छोटे पार्टिकल में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? टीथ के थ्रू हम उसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के साथ साथ सलाइवा उसके अंदर जब फूड पार्टिकल के अंदर प्रोसेस होता है तो फूड सॉफ्ट हो जाती है, जिसके वजह से खुराक का गले से गुजरना आसान हो जाता है। ठीक है। अब उसके अलावा जो हमने पढ़ा, मास्टिकेशन के मसल्स पढ़े। मास्टिकेशन के 4 मसल्स थे। तो और उसके बाद हमने उसकी मूवमेंट्स पढ़ी, कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं। 3 मूवमेंट्स थी, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ माउथ, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन ऑफ जा और रोटेशनरी मूवमेंट जो जा पे हो रही थी वो। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो डिग्लूटेशन है वो क्या होता है कि वो आपके स्वेलिंग के प्रोसेस को डिग्लूटेशन बोलते हैं। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, ओरल, फेरेंजियल और एसोफेगियल। ठीक है। ओरल स्टेज का क्या फंक्शन है कि आपका मुंह से खाना फेरिंग्स की तरफ है। फेरेंजियल स्टेज का क्या फंक्शन था कि आपका जो बोलस है उसको फेरिंग्स से एसोफेगस की तरफ मूव करना। और एसोफेगल स्टेज का क्या मकसद था कि एसोफेगस से फूड को स्टमक की तरफ मूव करना। तो ये सारे जो आपकी था उसका कंट्रोल हमने देखा किन नर्व्स के थ्रू होता है, जो हमने कल भी पढ़ लिया था, आज भी मैंने आपको जल्दी से उसको बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आसान सा चैप्टर है, इसकी आपको समझ आ जाएगी। तो कोई भी क्वेश्चन फ्री हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।